प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है प्यारे साथियों, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज की हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के बारे में। ठीक है, अब जनसंख्या संसाधन प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑलमोस्ट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही रहता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब जनसंख्या संसाधन प्रदेश, इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था प्यारे साथियों? एडवर्ड एक्रेमैन ने किया था। एडवर्ड एक्रेमैन ने सबसे पहले जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का निर्धारण किया था। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एडवर्ड एक्रेमैन के अनुसार जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को। ठीक है, अब एक्रेमैन ने अनेक प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताए। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखो, इनको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, आपको साथ के साथ समझते हुए चलना है। मैं आपको साथ के साथ याद करवा दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राज्य प्रकार का जनसंख्या संसाधन प्रदेश। संयुक्त राज्य प्रकार का जनसंख्या संसाधन प्रदेश। अब संयुक्त राज्य प्रकार का मतलब यहां पर बात हो रही है संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषताओं को ध्यान रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषताएं क्या क्या हैं। आपको प्रॉपर वे में याद नहीं होंगी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ विशेषताएं याद होंगी और उन्हीं के बेस पर हमें इसको आगे समझना है। पहली बात, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या कम है, ये आपको पता है। बिना याद के हुए भी आपको पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो जनसंख्या वो कम है। संसाधनों की उपलब्धता वहां पर बहुत ज्यादा है, तकनीकी स्तर भी वहां पर बहुत ज्यादा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तीन सबसे खास बातें जो आपको ऑलरेडी पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जनसंख्या कम है, संसाधन की उपलब्धता और तकनीकी स्तर, ये दोनों की दोनों बिल्कुल वहां पर उच्च हैं। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ अलग विशेषताओं के बारे में। पहला, देश का क्षेत्रीय विस्तार अधिक है। आपको भी पता है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो ज्यादा है, जनसंख्या कम है। प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है भाई, अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय वो बहुत ज्यादा है। उच्च स्तर का रहन सहन है, आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके से संपन्न है लोग, धनी और आत्मनिर्भर लोग हैं। ये सारी विशेषताएं संयुक्त राज्य अमेरिका की जो आपको पता है बिना पढ़े हुए। भाई हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, 24-25 साल हमारी एज हो गई, तो हम इतना तो जानते हैं अमेरिका के बारे में कि अमेरिका में तकनीकी का स्तर, संसाधनों की उपलब्धता बहुत हाई लेवल की है, जनसंख्या बहुत कम है, प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी खासी है, रहन सहन का स्तर भी बहुत ऊंचा है, आर्थिक और सामाजिक संपन्नता है, धनी और आत्मनिर्भर लोग रहते हैं। अब आपको पूरी दुनिया में उन देशों को छांटना है जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी आपको विशेषता देखने को मिलती है। ठीक है, पूरी दुनिया के देशों को आपको टटोलना है, खंगालना है, और उन पूरी दुनिया के देशों में से आपको उन देशों को सेलेक्ट करना है जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी आपको विशेषताएं देखने को मिल रही हैं। तो प्यारे साथियों, पूरी दुनिया में हम बात की जाए तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस, ये 5 ऐसे देश हैं जहां पर आपको संयुक्त राज्य प्रकार की विशेषता देखने को मिलेगी, जहां का सामाजिक आर्थिक जो स्तर बहुत ऊंचा है, औद्योगिक स्तर बहुत ऊंचा है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक है, वहाँ के लोग आत्मनिर्भर हैं, बहुत ही धनी लोग हैं। ये सभी की सभी विशेषताएं हैं इन सभी देशों की। तो अब इसको मेरे हिसाब से तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। संयुक्त राज्य प्रकार का जनसंख्या संसाधन प्रदेश एक्रेमैन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका या संयुक्त राज्य प्रकार का जनसंख्या संसाधन प्रदेश। तो एडवर्ड एक्रेमैन के अनुसार संयुक्त राज्य प्रकार का जनसंख्या संसाधन प्रदेश आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की जो स्पेशल विशेषताएं हैं, जो मोटी मोटी विशेषताएं हैं, वो आपको याद करनी है। फिर पूरी दुनिया को आपको अपने दिमाग में घुमाना है और आपके दिमाग में सोचना है कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, और वो सभी के सभी इसी के एग्जाम्पल होंगे। अब हम बात करते हैं यूरोप। दूसरा है यूरोप प्रकार का जनसंख्या संसाधन प्रदेश। अब आपको यूरोप की विशेषता देखनी है, रटने वाली विशेषता नहीं, पढ़ने वाली विशेषता नहीं, ऐसी विशेषता यूरोप की जो बिल्कुल मोटी मोटी है और ऑलमोस्ट सभी को पता है। जैसे भाई अमेरिका में जनसंख्या, यूरोप की जो जनसंख्या अमेरिका की तुलना में ज्यादा है,
यूरोप की जो जनसंख्या अमेरिका की तुलना में ज्यादा है। वो कैसे ज्यादा है प्यारे साथियों? भाई घनत्व के बेसिस पर अमेरिका की तुलना में यूरोप में जो संसाधन वो सीमित हैं, लेकिन जहां पर जो तकनीक का स्तर है वो बहुत ऊपर उठा हुआ है, बहुत ऊंचा है। यूरोपियन कंट्रीज की जो इकोनॉमिक लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल स्थिर है। यूरोप के आप किसी भी देश की देख लो, हर एक देश की आपको जो जनसंख्या वृद्धि दर वो बिल्कुल स्थिर देखने को मिलेगी। तो ये विशेषताएं यूरोप की। भाई अति जनसंख्या है, ज़्यादा जनसंख्या है, सीमित संसाधन है, उच्च तकनीकी विकास है, अर्थव्यवस्था मजबूत है और जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है। अब आपको सोचना है कि यूरोप की जैसी विशेषता वाले देश कौन कौन से होंगे। तो जाहिर सी बात है भाई, यूरोप एक महाद्वीप है, कोई देश तो है नहीं अमेरिका की तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कोई देश तो है नहीं। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। तो यूरोप के हमें उन देशों को बाहर निकालना है जहां पर कुछ इस तरीके की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो प्यारे साथियों, यदि हम पूरे यूरोप में देखें तो ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन, जापान और इजराइल में हमें ऐसी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। इसमें जापान प्यारे साथियों एशिया का है, लेकिन ये यूरोप जैसा है, तो मेरे हिसाब से ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। और प्यारे साथियों, इसकी सबसे खास विशेषता क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर। यूरोप के जो देश हैं उनकी सबसे खास विशेषता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर है। यूरोप में संसाधनों का अभाव है, लेकिन वहां पर जो तकनीकी है ना बहुत हाई फाई लेवल की है, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज क्या करते हैं, बाहर के देशों से संसाधनों का आयात करते हैं, कच्चे माल को खरीदते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करके और बाहर वापस उन्हीं देशों में बेचने का काम कर देते हैं। तो वहां पर तकनीकी बहुत अच्छी खासी है, सीमित संसाधन है, जनसंख्या भी ज्यादा है। हम बिल्कुल कम जनसंख्या वाले देशों में हम काउंट नहीं कर सकते यूरोपियन कंट्रीज को। जब सीमित संसाधन होने के बावजूद भी तकनीकी का बहुत अच्छा खासा स्तर है, इकोनॉमिक लेवल बहुत अच्छा खासा है, जनसंख्या बिल्कुल स्थिर है, तो जाहिर सी बात है उस देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ही मजबूत होगी। तो यहाँ पर केवल यूरोपियन कंट्रीज आएंगे। जापान है जो एक एशियन कंट्रीज में शामिल है, बाकी सभी के सभी यूरोपियन कंट्रीज आएंगे। तो यूरोप प्रकार का जो जनसंख्या संसाधन प्रदेश है उसमें सारे सारे यूरोपियन कंट्री आएंगे, सिवाय छोड़कर जापान को। जापान एक एशियन कंट्रीज में शामिल है। अब हम बात करते हैं ब्राजील प्रकार का। अब आपको जैसे आपने संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषता देखी, यूरोप की विशेषता देखी, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अब आपको पहचानिए ब्राजील की विशेषता। प्यारे साथियों, पहले ब्राजील की जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या है बहुत ही कम है। ब्राजील में क्या है? जनसंख्या बहुत ही कम है, संसाधन अच्छे खासे तरीके से उपलब्ध हैं, प्रति व्यक्ति आय कम है, लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, जो तकनीकी का स्तर है वो बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। तो जो ब्राजील की विशेषता क्या है प्यारे साथियों? ब्राजील में जनसंख्या कम है, संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन तकनीकी का जो स्तर है बहुत ही लो लेवल का है। ज्यादातर लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, तकनीकी का स्तर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से प्यारे साथियों भाई तकनीकी का स्तर बहुत कम है, लोग जीवन निर्वाह कृषि कर रहे हैं, तो इन सभी के वजह से यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी कम है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, जो ब्राजील प्रकार के जो देश हैं उनकी विशेषता क्या क्या है। ब्राजील की विशेषता क्या क्या है कि जनसंख्या का अभाव है, यहाँ पर संसाधन अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तकनीकी का स्तर बहुत ही लो है, प्रति व्यक्ति आय कम है, जीवन निर्वाह कृषि का काम करते हैं यहाँ के लोग। अब आपको पूरी दुनिया में ढूंढना है कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर ब्राजील जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो प्यारे साथियों, ब्राजील में, प्राग्वे में, पनामा में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में, नाइजीरिया में, इथोपिया में, सोमालिया में, जायरे में, जाम्बिया में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में और वियतनाम में, ये वो देश हैं जहां पर आपको ब्राजील प्रकार का जनसंख्या संसाधन प्रदेश देखने को मिलता है। बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। आप इन देशों को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, डर घुस रहा होगा कि यार इनको याद कैसे करेंगे, बैठ रहा होगा ना डर कि यार इनको याद कैसे करेंगे, दिमाग में तो खिचड़ी बन जाएगी। कोई सा देश किसी प्रदेश में जाकर घुस जाएगा, कोई सा देश किसी प्रदेश में जाकर घुस जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे ना। टेंशन मत लो, केवल आप तो ये विशेषताएं ध्यान में पढ़ते हुए चलो, बाकी सारा मैं याद करवा दूंगा। अब हम बात करते हैं चीन प्रकार का। भाई चाइना, कौन नहीं जानता चाइना को, हर एक भारतीय जानता है चाइना को, चाहे वो
चाइनीज माल की वजह से जाने या फिर प्यारे साथियों चाइना से हमारी जो दुश्मनी है उसको लेकर जाने। लेकिन हर एक भारतीय कैंडिडेट है जो चाइना को आसानी से जानता है, ठीक है। हर एक भारतीय है जो चाइना को बहुत अच्छे से जानता है, चाहे वो चाइनीज माल को लेकर हो और फिर वो चाइना के प्रति हमारी जो दुश्मनी है उसको लेकर हो। अब हमें चीन की विशेषताएं देखनी है। पहली प्यारे साथियों, चीन में जो जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, जाहिर सी बात है अब तो हम हैं आगे। इससे पहले चाइना आगे था जनसंख्या में, और अब हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। क्या हिम्मत है जो चाइना हमसे आगे चला जाए? भाई जनसंख्या के मामले में भारतीयों से आगे चले जाए चाइना? कभी नहीं। वो तो पहले बुजुर्ग थे बेचारे, समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से चाइना आगे था जनसंख्या में। यदि वो लोग भी पढ़े होते ना, पता नहीं कब कब भारत जनसंख्या में आगे रहता। लेकिन बेचारे कम पढ़े हुए थे, उनको अच्छा नॉलेज नहीं था। आज के लोग एजुकेटेड हैं। देखो चाइना पहले सेकंड पोजीशन पर गया, भारत पहली पोजीशन पर आ गया जनसंख्या में, ठीक है। और अभी भी जो मॉडर्न लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि यार भारत को किसी लेवल पर तो हम आगे पहुंचाए चाइना की तुलना में, ठीक है। संसाधनों की कमी है, जीवन स्तर बिल्कुल निम्न है, बेरोजगारी है, निर्भरता है, लोग डिपेंडेड हैं, भूमि संसाधनों पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव है। ये प्यारे साथियों कहाँ पर विशेषता देखने को मिल रही है? आपको चाइना में देखने को मिल रही है कि चाइना में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, संसाधन कंपेरेटिव कम है, तकनीकी स्तर भी कम है, जीवन स्तर भी कम है, बेरोजगारी भी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा डिपेंडेड हैं, ज़्यादा निर्भर हैं, भूमि संसाधनों के ऊपर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव है। ये सारी विशेषता किसकी है? चीन की है। अब आपको पूरी दुनिया में वापस दिमाग घुमाना है और उन देशों को बाहर निकालना है जहां पर आपको चाइना जैसी विशेषताएं देखने को मिल रही हैं। तो प्यारे साथियों आपको सबसे पहले वो देशों को बाहर निकालना है जहां की जनसंख्या ज़्यादा है, जहां पर बेरोजगारी ज़्यादा है, जहां पर निर्भरता ज़्यादा है, जहां के लोगों का जीवन स्तर निम्न का है, ऊंचा जीवन स्तर नहीं है। तो प्यारे साथियों तुरंत आपने निकाल लिया होगा भाई, भारत, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सभी के सभी कौन से देश हैं जहां पर चाइना जैसी विशेषता देखने को मिलती है? प्यारे साथियों ये सभी के सभी वो देश हैं जो जनसंख्या में बहुत टॉप लेवल पर हैं, संसाधनों की कमी है, इकोनॉमिक लेवल बहुत ही लो है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, लेकिन जनसंख्या में टॉप लेवल पर हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है प्यारे साथियों? चीन तुल्य जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका प्रकार का जनसंख्या संसाधन प्रदेश। अब आपको अंटार्कटिका नाम सुनते ही आपके दिमाग में बर्फ ही बर्फ आ गई होगी, को चारों तरफ केवल बर्फ फैली हुई है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, ऐसी इमेज आई होगी आपके दिमाग में। भाई चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई है, टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है, लोग बिल्कुल कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं, कोई मकान नहीं दिख रहा कई हजार किलोमीटरों तक। मतलब क्या है? आपके दिमाग में अंटार्कटिका में तो रहता ही नहीं है, जनसंख्या कम है, संसाधन बिल्कुल कतई कम है, भाई खेती तो होती नहीं है, तकनीकी विकास भी कम है। तो अंटार्कटिका पर की क्या क्या विशेषता है? अंटार्कटिका में जनसंख्या भी कम है, संसाधन भी कम है, तकनीकी भी कम है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका जीवन स्तर भी बहुत ही नीचा है, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ही कम है। अब आपको पूरी दुनिया में उन देशों को ढूंढना है जहां पर आपको अंटार्कटिका जैसी विशेषता देखने को मिलती है। अब ऐसे मत समझना आप उन देशों को ढूंढने लग जाओ कभी जहां पर बर्फ ही बर्फ रहती हो, नहीं। आपको उन देशों को ढूंढना है जहां पर जनसंख्या भी कम है, जहां पर संसाधन भी कम है, जहां पर तकनीकी भी कम है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय भी कम है, जहां का जीवन स्तर भी लो है। ग्रीनलैंड, अलास्का, उत्तरी कनाडा, साइबेरिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश, सारा डेजर्ट के देश और ऑस्ट्रेलिया के देश। यहां तक जब आप पढ़ रहे थे ना तो आपको लगा होगा कि यार ये तो सारे के सारे बर्फीले देश क्षेत्र हैं, लेकिन जब ये पढ़ा होगा ना आपने सारा डेजर्ट, अरे यार ये तो मरुस्थल आ गया। भाई मरुस्थल में भी क्या है? संसाधन कम है, जनसंख्या कम है, तकनीकी कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है और जीवन स्तर भी लो ही है। तो इस तरीके से ये था अंटार्कटिका जनसंख्या संसाधन प्रदेश। अब मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। देखो पहले हम बात करते हैं संयुक्त राज्य प्रकार का जनसंख्या पर संसाधन प्रदेश। तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषताओं को ध्यान में करना है मोटे मोटे तौर पर। फिर
जिन जिन देशों में संयुक्त राज्य प्रकार की विशेषता देखने को मिल रही है उन्हें आपको अलग करना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसमें आएंगे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस। ठीक है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस आएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के। उसके बाद यूरोप प्रकार का, बस सीधी बात है, यूरोप प्रकार का जो जनसंख्या संसाधन प्रदेश है उसमें यूरोप की आपको विशेषताएं अप्लाई करनी है। इसमें प्यारे साथियों जापान केवल एक एशियाई देश शामिल होगा, बाकी सभी के सभी यूरोपियन कंट्री शामिल हो जाएंगी। जो यूरोपियन कंट्रीज बहुत अच्छी खासी फेमस है, प्रसिद्ध है, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, इजराइल, इनको कौन नहीं जानता, हर एक कोई जानता है। उसके बाद ब्राजील प्रकार की, प्यारे साथियों ये आपको याद करना है, ब्राजील प्रकार की आपको याद करना है। इसमें ब्राजील, पराग्वे, पनामा, कोलंबिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, इथोपिया, सोमालिया, जाम्बिया, जायरे और इसके अलावा प्यारे साथियों म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम देश शामिल होंगे। अब हम आगे बात करते हैं चीन प्रकार का। इसमें आपको वो देश ध्यान रखना है जहां पर चीन जैसी विशेषता देखने को मिलती है। अब चीन जैसी विशेषता प्यारे साथियों सबसे पहले तो जो चाइना के निकटवर्ती देश हैं उनमें देखने को मिलेगी, जैसे भारत में मिल गई, चाइना में मिल गई, नेपाल में मिल गई, पाकिस्तान में मिल गई, श्रीलंका में मिल गई। ठीक है, ये क्या है प्यारे साथियों, चाइना के निकटवर्ती देश हैं। तो मोटे मोटे तौर पर सबसे पहले तो आपको ये वाले सभी देश याद करने हैं कि भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहां पर हमें चीन तुल्य जनसंख्या संसाधन प्रदेश देखने को मिलता है। और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा भारत से। भारत अपना देश है, पेपर वाले का सीधा माइंडसेट भारत के ऊपर ही जाएगा। तो भारत कौन से जनसंख्या संसाधन प्रदेश में शामिल है, एडवर्ड एक्रेमैन के कौन से जनसंख्या संसाधन प्रदेश में शामिल है भारत, तो वो है प्यारे साथियों चीन तुल्य जनसंख्या संसाधन प्रदेश में। इसमें आप ये एग्जाम्पल याद कर लो, बाकी चाहो तो इनको मोटे मोटे तौर पर पढ़ लेना। क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बनेगा यहां से 100%। अंटार्कटिका की बात की जाए तो अंटार्कटिका तुल्य जनसंख्या संसाधन प्रदेश, इसमें आपको उन देशों को शामिल करना है जहां पर जनसंख्या भी कम है, जहां पर संसाधन भी कम है, जहां पर तकनीकी भी कम है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय भी कम है, जहां पर जीवन स्तर भी बहुत ही निम्न है। ग्रीनलैंड, अलास्का, उत्तरी कनाडा, साइबेरिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, सारा डेजर्ट और ऑस्ट्रेलिया प्यारे साथियों इसके सबसे प्यारे और अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा यह भी बता दूं तो प्यारे साथियों यहां से क्रॉस मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर जनसंख्या संसाधन प्रदेश लिख देगा, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देगा, देशों के नाम लिख देगा और फिर क्वेश्चन पुट अप कर लेगा, क्योंकि आजकल पेपर डीपली बनने लग गए। तो बताओ प्यारे साथियों यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सभी के सभी बताओ कि यहां तक का सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के? अब हम बात करते हैं जनसंख्या के संगठक के बारे में। जनसंख्या के कुछ इंपॉर्टेंट संगठक हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो प्यारे साथियों जनसंख्या संगठक में हम सबसे पहले बात करते हैं लिंगानुपात के बारे में। भाई लिंगानुपात किस तरीके से होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, ये हम पढ़ लेते हैं एक बार लिंगानुपात के बारे में। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, एमए कर लिया आपने, अभी भी यदि आप लिंगानुपात की परिभाषा याद कर रहे हो ना, तो मैं तो आपको सजेस्ट ये करूंगा प्यारे साथियों आप नेट का पेपर मत देना। एनटीए से बहुत बड़ी गलती हो रही है कि एनटीए को आपके बारे में पता नहीं चल रहा कि आपके जैसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। उसको तो आपको डायरेक्टली जेआरएफ का सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, यहाँ तक कि पीएचडी भी डायरेक्टली दे देनी चाहिए। यदि आप यहाँ पर लिंगानुपात की परिभाषा भी याद कर रहे हो ना, डूब के मर जाना चाहिए प्यारे साथियों। ठीक है भाई, सिंपल सी परिभाषा है, पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा आज तक आपने जीवन में, कितनी बार। लिंगानुपात स्त्री पुरुष अनुपात होता है, ये स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है। अब लिंगानुपात को मापने का अलग अलग तरीका है, ये मैं आपको रटवा देता हूं, इसको तो पढ़ना जायज सी बात है, भारत के अलावा नहीं रहता याद। रूस में लिंगानुपात को पुरुषों अथवा स्त्रियों की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, रूस में लिंगानुपात को पुरुष अथवा स्त्रियों की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या पुरुष बटा जनसंख्या मल्टीप्लाई 100
महिला जनसंख्या बटा जनसंख्या मल्टीप्लाई 100। ये है रूस में लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला। तो प्यारे साथियों, रूस में लिंगानुपात को निकालने का सूत्र क्या है? रूस में लिंगानुपात को निकालने का सूत्र क्या है प्यारे साथियों? पुरुषों अथवा स्त्रियों की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। बस इतना मोटे तौर पर याद कर लो। कुल पुरुष जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 100, या कुल महिला जनसंख्या बटा जनसंख्या मल्टीप्लाई 100। अब हम बात करते हैं अमेरिका में। प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही अमेरिका से बन रहा है। रूस से तो क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है, वहां तो घुमा फिरा की बात है, पुरुषों में भी निकाला जा रहा है, महिलाओं में भी निकाला जा रहा है। अमेरिका की बात है सबसे अलग, न्यूजीलैंड की बात है सबसे अलग। अमेरिका प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या काउंट की जाती है, न्यूजीलैंड प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या काउंट की जाती है। कंफ्यूज मत हो जाना प्यारे साथियों। भाई अमेरिका में प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या काउंट की जाती है। अमेरिका में प्रति 100 स्त्रियों के ऊपर पुरुषों की संख्या काउंट की जाती है। न्यूजीलैंड में प्रति 100 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या काउंट की जाती है। दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, उल्टे हो रहे हैं। प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या अमेरिका में काउंट की जाती है, प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या न्यूजीलैंड में काउंट की जाती है। अब न्यूजीलैंड और अमेरिका में आप कंफ्यूज होंगे, मैं आपका कंफ्यूज क्लियर कर देता हूं। आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि यार अमेरिका में लड़कियां बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बस यहां से समझ लो, भारत में जो लिंगानुपात है प्यारे साथियों, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या काउंट की जाती है। भारत का जो लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या काउंट करने से संबंधित है कि प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर लड़कियों की संख्या कितनी है। यह भारत का लिंगानुपात है। अब भारत के लिंगानुपात की स्थिति देखी जाए तो ऋणात्मक है, लड़कियों के प्रति क्या है? ऋणात्मक है। लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है। तो लड़कियों की संख्या प्यारे साथियों, यदि हम अमेरिका और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में लड़कियों की संख्या कम है, अमेरिका में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए अमेरिका में जो लिंगानुपात है प्यारे साथियों, प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या काउंट की जाती है कि 1000 स्त्री पर कितने पुरुष हैं। न्यूजीलैंड में काउंट किया जाता है कि प्रति 100 पुरुष के ऊपर स्त्रियां कितनी हैं। मैंने तो इस तरीके से याद करने का सिस्टम बना रखा था, बाकी आप अपना कोई तरीका बना सकते हो, लेकिन ये आपको याद करना है। अब लिंगानुपात के प्रकार यहां से क्वेश्चन बन चुका है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है। प्राथमिक लिंगानुपात गर्भधारण काल के समय होता है। द्वितीयक लिंगानुपात प्रसव काल के लिंगानुपात को कहते हैं। तृतीयक लिंगानुपात जनगणना के समय के लिंगानुपात को कहते हैं। तो ये प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना है। प्राथमिक लिंगानुपात हम गर्भधारण काल के समय जो लिंगानुपात की काउंटिंग होती है, गर्भधारण काल के समय प्यारे साथियों जो लिंगानुपात की काउंटिंग होती है उसे हम प्राथमिक लिंगानुपात कहते हैं। प्रसव काल के दौरान जो लिंगानुपात की काउंटिंग होती है उसे हम द्वितीयक लिंगानुपात कहते हैं। और जनगणना के समय प्यारे साथियों जो लिंगानुपात की काउंटिंग होती है उसे हम तृतीयक लिंगानुपात कहते हैं। विश्व का औसत लिंगानुपात 102 पाया जाता है, मतलब प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। भाई विश्व का जो लिंगानुपात है वो भी ऐसे ही निकाला जाता है, प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के अनुपात में निकाला जाता है। ठीक है, ये बात आपको मोटे मोटे तौर पर याद कर लेनी है। या विश्व में जनसंख्या का जो लिंगानुपात है उसे प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो दुनिया का लिंगानुपात है ना, वो प्यारे साथियों प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के अनुसार ही निकाला जाता है। यदि जैसे अमेरिका में प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या काउंट की जाती है, ऐसे ही जो पूरी दुनिया का लिंगानुपात काउंट किया जाता है ना, तो उसमें प्यारे साथियों प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या काउंट की जाती है। तो प्यारे लाडलो, विश्व का जो औसत लिंगानुपात है वो 102 है, मतलब 100 लड़कियों पर 102 लड़के हैं। इसको यहाँ पर हमने भारत की तरह कन्वर्ट कर दिया प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में। तो यदि हम भारत के फॉर्मूले से विश्व के लिंगानुपात को काउंट करें तो ये लगभग 985 के आसपास आता है। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात
लातविया यूरोप का है, जहां पर 1000 पुरुषों के ऊपर 1187 स्त्रियां हैं। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक लिंगानुपात लातविया का है, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1187 लड़कियां हैं। विश्व का सबसे कम लिंगानुपात प्यारे साथियों संयुक्त अरब अमीरात का है, जहां पर 1000 पुरुषों पर मात्र 468 लड़कियां हैं। आपने बचपन में किन्हीं लोगों से सुना होगा तो भाई इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर एक लड़का एक लड़की से शादी नहीं कर सकता, वहां पर एक लड़की के साथ 2 लड़कों को शादी करनी पड़ती है और फिर भी लोग कमारे रह जाते हैं। आपने बचपन में सुना होगा किसी से कहानियां, जब ऐसे कोई तुक्के मारते थे ना, जैसे लंबी लंबी फेंकना बोलते हैं, जब लंबी लंबी फेंकने का मौका आता था ना, तब कोई आके फेंका होगा आपके सामने। और भाई दुनिया में ऐसा भी देश है जहां पर एक लड़की 2 लड़कों के साथ शादी करती है और फिर भी लड़के कमारे रह जाते हैं। तो प्यारे साथियों, वो बात झूठ नहीं थी, वो सच है। संयुक्त अरब अमीरात में यही हाल है, 1000 पुरुषों पर मात्र 468 लड़कियां हैं। विश्व में 139 देशों में जो लिंगानुपात है वो स्त्रियों के अनुकूल है, जबकि 72 देशों का जो लिंगानुपात है वो स्त्रियों के प्रतिकूल है। बस आप सीधे सीधे ऐसे याद कर लो कि पूरी दुनिया में प्यारे साथियों 139 देश हैं जहां का लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है, 72 देश है जहां का लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है। अब हम जीवन प्रत्याशा के बारे में काउंट कर लेते हैं। भाई जीवन प्रत्याशा किस तरीके से निकाला जाता है, जिसको हम दीर्घ जीविता कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जीने की अधिकतम आयु। भाई किसी क्षेत्र विशेष में जीने की जो अधिकतम आयु है वो जीवन प्रत्याशा को दिखाती है। यदि जीने की अधिकतम आयु ज़्यादा होगी तो जीवन प्रत्याशा अच्छी खासी होगी, उच्च होगी। यदि अधिकतम जीने की जो उम्र है कम है तो वो प्यारे साथियों निम्न जीवन प्रत्याशा को बताती है। सपोज दैट आपके गांव की जो अधिकतम जीने की उम्र है 60 साल है, मेरे गांव की अधिकतम जीने की उम्र 80 साल है, तो मेरे गांव की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है, आपके गांव की जीवन प्रत्याशा कम है। यह मानव विकास का सूचक है, यह क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का सूचक है। प्यारे साथियों जाहिर सी बात है, जहां पर लोग ज़्यादा उम्र तक जी रहे हैं तो वो किसको बता रहे हैं कि भाई यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर वो अच्छा खासा है, यहाँ पर लोग अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, यहाँ पर लोग अच्छा हेल्थी खाना खाते हैं। तो ये समाज की एक पॉजिटिव छवि को दिखा रहा है। दूसरी साइड यदि अधिकतम जीने की उम्र कम है तो मतलब वहाँ का जीवन प्रत्याशा कम है। तो जहाँ पर जीने की उम्र ही कम है प्यारे साथियों, तो हम सीधे से समझ सकते हैं वो एरिया किसी महामारी से ग्रसित है, वहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं, वो अच्छा हेल्थी खाना नहीं खा पा रहे। तो यदि निम्न जीवन प्रत्याशा है वो प्यारे साथियों निम्न जीने की एज को बताता है, और निम्न जीने की जो एज है वो हमें उस क्षेत्र की जो नेगेटिव छवियां हैं उनके बारे में दिखाता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। भारत की जीवन प्रत्याशा प्यारे साथियों 65 वर्ष है। जहां चिकित्सा सुविधा में वृद्धि हुई है वहां की जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हुई है। अल्प विकसित और विकासशील देशों की जो जीवन प्रत्याशा वो निम्न होती है, जबकि विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा उच्च होती है। आयु संरचना के बारे में हम बात करें, आयु संरचना के मुख्य 3 वर्ग हैं। बाल वर्ग में हम 0 से 14 साल के बच्चों को शामिल करेंगे, प्रौढ़ वर्ग में हम 15 से 64 साल के बच्चों को शामिल करेंगे, और वृद्ध वर्ग में प्यारे साथियों 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को शामिल करेंगे। विश्व जनगणना की बात की जाए, इसको आप याद मत करना, अदरवाइज दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। बस इसमें इतना याद कर लो कि पूरी दुनिया की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा योगदान है 25 से 54 साल के लोगों का, ठीक है, और सबसे कम योगदान है प्यारे साथियों 65 प्लस लोगों का। जिन लोगों की उम्र 25 से, विश्व की जो जनसंख्या है ना उसमें प्यारे साथियों 41.12% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 54 साल के बीच में है, और विश्व की जनसंख्या में 8.68% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। पूरे फैक्टों को मत याद करना, अदरवाइज सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या में 41.12% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 25 से 54 साल है। पूरी दुनिया में 8.60% लोग ऐसे हैं
पूरी दुनिया की जनसंख्या में 8.7 60% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 55 से 64 साल के बीच में है। तो आप सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ये 2 फैक्टर याद कर लो। बाकी चाहो डीपली पढ़ना चाहो, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहो, ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो सभी को पढ़ लो, और लगता है कि यार खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में तो सभी को मत पढ़ो आप। क्लॉक के अनुसार आयु संगठन के 3 कारक जैसे जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास, ये तीनों कारक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इनमें से किसी एक में परिवर्तन शेष 2 को प्रभावित करता है। ये समझाने की बात नहीं है, ऑलमोस्ट मोटे मोटे तौर पर सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के पिरामिड के बारे में, कि जनसंख्या पिरामिड किस तरीके का होता है, जनसंख्या पिरामिड कैसे बनता है, जनसंख्या पिरामिड क्या है, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको मैं 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, स्पीड से ऐसे रिवीजन कर लो इसका मोटे मोटे तौर पर। ऐसे कैसे, वीडियो को बैक करो और बस पेज को ऐसे सरसरी सरसरी नज़र से देख लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद करने का कंटेंट नहीं है। तो 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, स्पीड से रिवीजन कर लो जिससे कि ये क्लास यहीं पर कंप्लीट हो जाए। प्यारे साथियों, मैं बीच में 2-3 मिनट का, 4-5 मिनट का जो ब्रेक देता हूँ ना, इसका मेरा सबसे मेन रीज़न यही है कि आप साथ के साथ क्लास को 100% याद कर लो। तो मैं आपको 3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। 3 मिनट में आप जो अब तक मैंने पढ़ा है उसको स्पीड से देख लो, क्लास को बढ़ा बढ़ा कर। स्पीड मत बढ़ाओ, चाहे आप ऐसे टच कर करके, ठीक है। हम आगे करते हैं, जैसे मूवी देखते हैं तो गाने को स्किप करते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। और मोटे मोटे तौर पर पढ़ लो, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने का है नहीं, बहुत कुछ समझने का था जो मैंने समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो अब टाइम स्टार्ट है 3 मिनट का, 3 मिनट में आप इसका रिविजन कर लो, फिर हम पढ़ेंगे जनसंख्या पिरामिड को। तो चलो अब हम पिरामिड के बारे में पढ़ लेते हैं।
जनसंख्या पिरामिड दो प्रकार के होते हैं, एक खुला जनसंख्या पिरामिड होता है और एक बंद जनसंख्या पिरामिड होता है। खुला जनसंख्या पिरामिड किसको कहेंगे, बंद जनसंख्या पिरामिड किसको कहेंगे, ये एक बार हम समझ लेते हैं और फिर हम इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये बाकी मैंने वैसे आपको पढ़ा भी दिया था, ठीक है ना, ये हमने वैसे पढ़ भी लिया था मोटे मोटे तौर पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल से भी पढ़ लेते हैं जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट वगैरह क्लियर हो जाएं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं खुले जनसंख्या पिरामिड के बारे में। खुले जनसंख्या पिरामिड में प्यारे साथियों सबसे पहला आता है विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, खुला जनसंख्या पिरामिड। इसमें हम जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों को शामिल करते हैं। जो खुला जनसंख्या पिरामिड है इसमें प्यारे साथियों जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों को शामिल किया जाता है। यह जनसंख्या का आयु लिंग संरचना पिरामिड है। इसके द्वारा जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री पुरुषों की संख्या का पता चलता है, ठीक है। तो आपको मोटे तौर पर केवल यही याद करना है कि जो खुला जनसंख्या पिरामिड है इसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास को शामिल किया जाता है। यह जनसंख्या का आयु लिंग संरचना पिरामिड है। क्वेश्चन आ जाता है कि जनसंख्या का आयु लिंग संरचना पिरामिड कौन सा है, तो वो होता है प्यारे साथियों खुला जनसंख्या पिरामिड। तो जो खुला जनसंख्या पिरामिड है वो जनसंख्या का आयु लिंग संरचना पिरामिड कहलाता है। इसके द्वारा हमें पता चलती है आयु वर्गों में स्त्रियों की और पुरुषों की जनसंख्या के बारे में। जो जनसंख्या का आयु लिंग संरचना पिरामिड है इसके द्वारा हमें पता चलता है कि जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या कितनी कितनी है। यह किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। और प्यारे साथियों जो खुला जनसंख्या पिरामिड है यह किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है कि वहाँ पर जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, आश्रित जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या प्रतिशत कितना है। आपको सीधे सीधे यहाँ पर याद करना है, समझने का बहुत कुछ है नहीं यहाँ पर। खुला जनसंख्या पिरामिड। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विस्तारित जनसंख्या पिरामिड या प्रगतिशील जनसंख्या पिरामिड के बारे में। पढ़ता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ जिससे कि यहीं की यहीं याद हो जाए। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड जिसको हम प्रगतिशील जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, ऐसे देश जिनकी जनसंख्या विस्तारित है अर्थात बढ़ती रहती है, उन देशों के आयु लिंग पिरामिड का आकार त्रिभुज के आकार का होता है। इस पिरामिड का आधार बहुत चौड़ा होता है जो उच्च जन्म दर को दिखाता है। इसका जो शीर्ष होता है वो संकीर्ण होता है जो उच्च मृत्यु दर का प्रतीक है। ऐसा हमें प्यारे साथियों अल्प विकसित और विकासशील देशों में देखने को मिलता है। नाइजीरिया, मैक्सिको, तंजानिया, भारत, बांग्लादेश, ब्राजील, मिस्र, ईरान, यहाँ पर प्यारे साथियों हमें विस्तारित या प्रगतिशील जनसंख्या पिरामिड देखने को मिलता है जिसका आकार त्रिभुज जैसा होता है। यहाँ पर प्रवास गांव से गांव की ओर होता है। अब एक बार हम देखो यहाँ पर मैं इसको यहीं रटा देता हूँ, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड या प्रगतिशील जनसंख्या पिरामिड। अब विस्तारित जनसंख्या पिरामिड हमें किसको बता रहा है, जहाँ पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा विस्तार है, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, मतलब जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, मतलब जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। प्रगतिशील जनसंख्या पिरामिड यह भी हमें इसी शब्द के बारे में बता रहा है कि जनसंख्या क्या है, प्रगतिशील है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो विस्तारित शब्द है और जो प्रगतिशील शब्द है हमें बता रहा है बढ़ने को, कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्यारे साथियों विस्तारित जनसंख्या पिरामिड या प्रगतिशील जनसंख्या पिरामिड हमें ऐसे देशों में देखने को मिलता है जहां पर जनसंख्या प्रगतिशील है, जहां पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा तरीके से बढ़ती जा रही है। अब ध्यान रखना जो विस्तारित जनसंख्या पिरामिड होता है, जो प्रगतिशील जनसंख्या पिरामिड होता है, इस पिरामिड का आकार त्रिभुज के आकार का होता है। अब त्रिभुज के आकार का किस तरीके से प्यारे साथियों, भाई एक त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज इस तरीके से होता है, ट्रायंगल। अब इसका जो आधार है वो हमें किसके बारे में बता रहा है, उच्च जन्म दर के बारे में बता रहा है। इसका जो शीर्ष है वो हमें किसके बारे में बता रहा है, उच्च मृत्यु दर के बारे में बता रहा है, ठीक है। आधार हमें उच्च जन्म दर के बारे में बता रहा है, शीर्ष हमें उच्च मृत्यु दर के बारे में बता रहा है। यदि आधार में से शीर्ष को घटा देते हैं, मतलब उच्च जन्म दर में से यदि हम उच्च मृत्यु दर को निकाल देते हैं, तो यहाँ पर प्यारे साथियों जनसंख्या का बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर तो क्या है प्यारे साथियों, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आधार है वो जन्म दर को दिखा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा है।
शीर्ष है जो मृत्यु दर को दिखा रहा है, जो कि बहुत कम है। तो ओवरऑल प्यारे साथियों क्या हो रहा है भाई, जन्म दर सपोज दैट 100 है, मृत्यु दर शीर्ष है मतलब केवल 10 है। तो यदि हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है, 90 की हो रही है। तो जनसंख्या क्या है, प्रगतिशील है, जनसंख्या क्या है, विस्तरित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो विस्तारित जनसंख्या पिरामिड है, जो प्रगतिशील जनसंख्या पिरामिड है, सामान्यतः उन देशों में देखने को मिल रहा है जहां पर जनसंख्या लगातार प्रगतिशील है, जहां पर जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रगतिशील जनसंख्या पिरामिड का जो आकार है प्यारे साथियों, त्रिभुज के आकार का होता है, जिसका आधार चौड़ा होता है जो हमें उच्च जन्म दर के बारे में बताता है, और इसका जो शीर्ष है वो संकीर्ण होता है जो हमें उच्च मृत्यु दर के बारे में बताता है। अब आप याद करने की जरूरत तो है नहीं भाई, ज्यादा जनसंख्या कौन से देशों में आपको देखने को मिलेगी, कौन से देश है जहां पर जनसंख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है भाई, या तो वो विकासशील देश है या फिर वो अविकसित देश हैं। पूरी दुनिया में आप देखोगे तो केवल विकासशील और अविकसित देश ऐसे देश है जहां पर जनसंख्या बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। तो आप उन देशों को देखो यहाँ पर जो विकासशील है, जो अविकसित है, और जहां जनसंख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। तो प्यारे साथियों इसमें पहला नाम आएगा भारत का। भारत है, बांग्लादेश है, ब्राजील है, मिस्र है, ईरान है, नाइजीरिया, मैक्सिको है, तंजानिया है। ये वो देश है जहां पर प्रगतिशील या विस्तारित जनसंख्या पिरामिड देखने को मिलता है, जिसका आकार त्रिभुज जैसा है। और प्यारे साथी यहाँ पर प्रवास होता है। प्रवास का मतलब लोगों का आना जाना। लोग क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास करते हैं। सुबह अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में काम करने के लिए जाते हैं, शाम को वापस अपने गांव लौट आते हैं। अब हम बात करते हैं स्थिर जनसंख्या पिरामिड के बारे में, जिसको हम स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं। यह पिरामिड आधार से शीर्ष तक एक जैसा होता है, जो शीर्ष पर सुंडाकार जैसा होता है। प्यारे लाडलो ध्यान रखना, जो स्थिर जनसंख्या पिरामिड है उसका आधार और उसका शीर्ष दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। तो स्थिर जनसंख्या पिरामिड के प्यारे साथियों आधार और शीर्ष लगभग एक जैसे होते हैं, सुंडाकार जैसा होता है। इसको हम घंटी के आकार का पिरामिड भी कहते हैं, बेल शेप्ड पिरामिड कहते हैं। तो जो स्थिर जनसंख्या पिरामिड है जिसका आधार और शीर्ष लगभग एक जैसा होता है, यह दूर से देखने पर घंटी के जैसा दिखाई देता है। भाई घंटी इसी तरीके की होती है ना, इसी तरीके की होती है। तो ये जो घंटी का आधार है और ये जो घंटी का ये जो घंटी का आधार है और ये जो घंटी का शीर्ष है लगभग क्या है, एक जैसे हैं। ये क्या है, आधार है, ये क्या है, शीर्ष है, जो लगभग क्या है, एक जैसे हैं। और ये हमें सुंडाकार जैसा दिख रहा है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग एक बराबर होती है, क्योंकि जो प्यारे साथियों आधार है, जो आधार है वो हमें जन्म दर को बता रहा है, जो शीर्ष है वो मृत्यु दर को बता रहा है। जब दोनों लगभग एक बराबर है भाई, आधार और शीर्ष जब बराबर है तो जाहिर सी बात है जन्म दर और मृत्यु दर भी बराबर होंगी। यह विकसित समाज का प्रतीक है। एकल परिवार प्रथा तथा उच्च प्रतिव्यक्ति आय देखने को मिलती है। तो प्यारे साथियों जिन देशों में घंटी के आकार का जनसंख्या पिरामिड बनता है, बेल शेप्ड पिरामिड बनता है, उन देशों में प्यारे साथियों आपको एकल परिवार देखने को मिलेंगे, उच्च प्रतिव्यक्ति आय मिलेगी वहां पर, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग एक जैसी देखने को मिलेगी आपको वहां पर। और जब प्यारे साथियों जन्म दर और मृत्यु दर लगभग एक समान है तो जाहिर सी बात है वहां पर जो जनसंख्या है वो स्थिर अवस्था में देखने को मिलेगी। अब ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, एकल परिवार की प्रथा है, वहां पर जन्म दर मृत्यु दर लगभग बराबर है, स्थिर जनसंख्या है। तो प्यारे साथियों ऐसी विशेषता हमें अमेरिका, दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, यूक्रेन, नॉर्वे और स्वीडन में देखने को मिलेगी। अब हम आगे बात करते हैं प्रतिकूल जनसंख्या पिरामिड या ह्रासमान या घटती जनसंख्या पिरामिड के बारे में। प्रतिकूल बोल दो, चाहे घटता हुआ कह दो, चाहे ह्रासमान कह दो, तीनों शब्द एक ही अर्थ को बता रहे हैं, कमी होने को बता रहे हैं। किसी देश की घटती हुई जनसंख्या को व्यक्त करते हैं।
हासमान जनसंख्या पिरामिड कह दो, चाहे प्रतिकूल जनसंख्या पिरामिड कह दो, चाहे घटती जनसंख्या पिरामिड कह दो, प्यारे साथियों ये तीनों के तीनों शब्द हैं वो हमें घटती हुई जनसंख्या के बारे में बता रहे हैं। इसमें जनसंख्या की ऋणात्मक या नकारात्मक वृद्धि देखने को मिलती है, मतलब जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती हुई दिखाई देती है। अब आपको उन देशों को याद करना है जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ऋणात्मक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको दिमाग लगाना है कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिनमें जनसंख्या ऋणात्मक हो सकती है। प्यारे साथियों, जब मृत्यु दर ज्यादा हो जाए, जन्म दर कम हो जाए, मतलब मरने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए, जन्म लेने वालों की संख्या कम हो जाए, तो जाहिर सी बात क्या होगी, जनसंख्या ऋणात्मक तरीके से बढ़ेगी, जनसंख्या में नकारात्मक स्थिति देखने को मिलेगी हमें। पिरामिड का आधार संकीर्ण और शीर्ष शुंडाकार हो जाएगा। प्यारे साथियों, जब जन्म दर कम होगी, मृत्यु दर ज्यादा होगी, तो आधार क्या होगा प्यारे साथियों, सकरा होगा, और शीर्ष प्यारे साथियों कैसा होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी पिरामिड में जनसंख्या की, इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या पिरामिड की। जनसंख्या पिरामिड में प्यारे साथियों, पिरामिड का जो आधार है वो हमें जन्म दर के बारे में बताता है, जो शीर्ष है वो हमें मृत्यु दर के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो ऋणात्मक देश होंगे, जहां पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है, जहां पर नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है, तो प्यारे साथियों वहां पर जन्म दर क्या होती है, कम होती है, मृत्यु दर ज्यादा होती है। मतलब पिरामिड का आधार तो संकीर्ण होगा और शीर्ष क्या होगा, शुंडाकार होगा, विस्तृत होगा। अब नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश कौन कौन से हैं, जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, और एक ऑस्ट्रिया देश और है, उसको भी यहां पर आप शामिल कर लो। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया, ये वो देश है जहां पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है। अब हम बात कर लेते हैं बंद जनसंख्या पिरामिड के बारे में। भाई जो खुला जनसंख्या पिरामिड था उसमें हम जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों को शामिल कर रहे थे। खुले जनसंख्या पिरामिड में हम जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों को शामिल कर रहे थे। बंद जनसंख्या पिरामिड में प्यारे साथियों हम केवल और केवल जन्म दर और मृत्यु दर को शामिल करेंगे। वह जनसंख्या पिरामिड जहां किसी भी तरह का बाह्य प्रवास नहीं होता। भाई खुला जनसंख्या पिरामिड में क्या होता है, बाह्य जनसंख्या का प्रवास होता है, जनसंख्या बाहर जाती है, जनसंख्या बाहर से आती है। जबकि जो बंद जनसंख्या पिरामिड है उसमें प्रवास किसी तरीके का ना नहीं होता, मतलब न तो जनसंख्या बाहर जाती और न जनसंख्या बाहर से अंदर आती। तो जो बंद जनसंख्या पिरामिड है उसमें प्यारे साथियों केवल जन्म दर और मृत्यु दर को शामिल किया जाता है, जबकि खुले जनसंख्या पिरामिड में जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास को शामिल किया जाता है। यह केवल जनजातीय प्रदेशों का पिरामिड है जिनका बाह्य क्षेत्रों से संपर्क नहीं होता। भाई ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर बाह्य जनसंख्या का संपर्क ना हो, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिनका बाहरी संसार के साथ किसी तरीके का संपर्क ना हो, तो ऐसे क्षेत्र तो वही हो सकते हैं जो जनजातीय क्षेत्र हैं। भाई आज भी जनजातियों का बाहरी दुनिया के साथ बहुत ही कम ताल्लुक है, बाहरी दुनिया के साथ बहुत ही कम संपर्क है, तो हम भी जनजातीय क्षेत्र से जाने से बचेंगे, और जनजाति वाले जो लोग हैं वो बाहर की दुनिया में आने से बचेंगे। भाई आज हम जनजातियों वाले क्षेत्र में जाने से बचने की कोशिश करते हैं, और जो जनजाति वाले क्षेत्र है वो बाहर की दुनिया में आने से बचते हैं, तो प्रवास क्या है, एक तरीके से बंद है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या है, जो जनजातीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या पिरामिड है वो जन्म दर और मृत्यु दर से ही बनेगा। जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है जनजातीय क्षेत्रों में वो केवल जन्म दर और मृत्यु दर की वजह से हो रहा है। ग्रामीण नगरीय संगठक, इसमें किसी देश व प्रदेश में जनसंख्या को आवास के आधार पर देखा जाता है कि कितने प्रतिशत ग्रामीण व शहरी जनसंख्या है। ठीक है, ये याद करने का नहीं है, इसको आप चाहो तो याद कर लेना, बाकी है ही नहीं याद करने का, यहाँ से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। इससे प्रदेश विशेष में प्राथमिक व गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों का पता चलता है। बस आप इतना याद कर लो, ग्रामीण नगरीय संगठक से हमें प्यारे साथियों प्राथमिक और गैर प्राथमिक कार्यकलापों में लगे हुए लोगों के बारे में पता चलता है। तो ये जायज़ सी बात है भाई, जो लोग नगरों में रह रहे हैं वो गैर प्राथमिक क्रियाकलाप करेंगे, जो लोग गाँव में रह रहे हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप करेंगे। अल्प विकसित व विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं, विकसित और गैर प्राथमिक क्रियाकलाप प्यारे साथियों हमें
अल्प विकसित और विकासशील देशों में प्यारे साथियों में प्राथमिक क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं, और विकसित देशों में प्यारे साथियों हमें तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं या गैर प्राथमिक क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। तो जो देश विकासशील है, जो देश अल्प विकसित है, वहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे। जो देश विकसित है वहां पर हमें गैर प्राथमिक मतलब द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे या चतुर्थ क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे। मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, विकासशील और अविकसित देशों में हमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन प्राथमिक क्रियाकलाप हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, द्वितीयक क्रियाकलाप हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें विकसित देशों के, तो विकसित देशों में प्यारे साथियों हमें तृतीयक चतुर्थ क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ पर हमें द्वितीय क्रियाकलाप भी अविकसित और विकासशील देशों की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो देश अविकसित है, विकासशील है, वहाँ पर हमें प्राथमिक क्रियाकलाप वाले लोग देखने को मिलते हैं, जबकि जो देश विकसित है वहाँ पर हमें गैर प्राथमिक क्रियाकलाप मतलब द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलाप करने वाले लोग देखने को मिलेंगे। ग्रामीण नगरीय संगठन के द्वारा देश या प्रदेश की सामाजिक व आर्थिक क्रियाकलापों का पता चलता है। यदि किसी देश में 70% ग्रामीण जनसंख्या है तो वह त्रिभुजाकार पिरामिड की विशेषता है। भाई साहब ध्यान रखना, मोटे मोटे तौर पर यदि किसी देश में लगभग 70% जनसंख्या जो गाँव में रह रही है, यदि किसी देश के लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण है तो वहाँ का जनसंख्या पिरामिड त्रिभुज के आकार का होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि, मत्स्य, खनन एवं पशुपालन जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। यूरोप के देशों के ग्रामीण क्षेत्र पुरुषों के अनुकूल होते हैं तथा एशिया के देशों के ग्रामीण क्षेत्र स्त्रियों के अनुकूल होते हैं। यह बात भी ध्यान रखनी है आपको कि यूरोप के देशों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के जो क्रियाकलाप हैं वो पुरुषों के अनुकूल होते हैं, जबकि एशिया के देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्रियाकलाप हैं वो स्त्रियों के अनुकूल होते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में महिलाओं की सहभागिता बहुत ज़्यादा होती है। नगरों में जनसंख्या का अधिकांश भाग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में लगा हुआ होता है, जैसे उद्योग, व्यापार और परिवहन में। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की व्यावसायिक व कार्यात्मक संरचना, जिसको हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में बिल्कुल फुल डिटेल से, बिल्कुल अच्छे से एक एक करके इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ हम कल वाली क्लास में मिलते हैं।